देखिए हम लोग न्यूटन गति का नियम देख रहे थे ना, और तीनों हो गया था। उसके बाद हम लोग आए थे किस पे, बल पे। तो बल पे हम लोग पहले बताए थे कौन से कितने प्रकार के बल होते हैं, कौन कौन से, यानी बैलेंस और अनबैलेंस। लग रहा है शनिवार इसलिए शायद गायब हो गए हैं क्या, कि कोई एग्ज़ाम भी है, कौन सा, हाँ? तो आज ही चला गया सब। वो सब बहाना होता है शनिवार को भागने का, है नहीं। तो हमने देखा था दो प्रकार के बल, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स का मतलब है जब कोई भी बल आप लगाते हैं तो वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होता है, यानी सारा फोर्स मिलकर के कितना हो जाता है, 0। और अनबैलेंस में क्या है, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो गति करना शुरू कर दे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे कितने प्रकार के प्राकृतिक बल होते हैं, कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर विद्युत चुंबकीय बल, फिर प्रबल नाभिकीय और गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है, वस्तु के द्रव्यमान या मास के कारण। और ये बताइए गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या है, F बराबर जी, तो आप हमें ये बताइए अगर दूरी को 3 गुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या असर पड़ेगा, कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, कितना होगा, 1/9 कम होगा। हम सवाल क्या पूछे, अगर गुरुत्वाकर्षण बल में R का मान 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, ए नंबर, ए के पक्ष में कितने लोग हैं, आप भी बताए थे, और बी के पक्ष में, अब बाकी सब सी और डी के पक्ष में, यानी आंसर आप छोड़ के आएंगे। और आपको अब पता होना चाहिए बीपीएससी में जो 1/3 नेगेटिव होने वाला है। 1/3 नेगेटिव का मतलब है जितना आप बनाएंगे उससे ज़्यादा आपका गलत होने की संभावना है। अब तुक्का काम चलने वाला नहीं है। अब या तो आप जब तक 100% कन्फर्म नहीं होंगे तब तक आप टिक नहीं लगा सकते, नहीं तो पता चला 150 में 30-40 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा, कि जो नॉर्मली 80-90 सही करते हैं और 60 गलत करेंगे तो 20 घटा दीजिए उसमें से। तो याद रखिए अब 100% कन्फर्म होना चाहिए। तो आप बताइए इसका रियल में आंसर कितना होना चाहिए। अच्छा आप ए बोले, एक बताइए कैसे होगा ए, उनको पहले बोले फिर बोलिएगा, आप बोलिए। आप बताइए क्या वो सही बोल रहे हैं। हमने कि पहले ही जोड़ दिया कितना कम होगा, इन्वर्सली तुमने पहले कर दिया है ना, तो हम क्या बोले कितना कम होगा। सर छोटा सा बात पकड़े, कितना कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली हम पहले ही लगा चुके हैं, है कि नहीं, पहले ही कम कर चुके हैं, तो कितना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा ना। हम बस ये जब कहते कि क्या अंतर आएगा, क्या परिवर्तन होगा, तब आंसर वो सही होता।
तो इस शब्द को पकड़िएगा, हमने कहा कितना कम हो जाएगा, तो 9 गुना। अब देखिए अगर उसको नहीं भी अगर क्लियर हो रहा है तो आप सिंपल जानते हैं, देखिए फोर्स में हमको खाली फॉर्मूला आर से लेना देना था ना, तो सबको छोड़ करके हम केवल आर को ही देख लेते हैं, बाकी सब तो कॉमन ही है। ये था पहले वाले में। अब दूसरे में क्या कर दिए, फोर्स 2 में हमने क्या कर दिया, आर को, अब ये पूछा कितना कम है, तो अगर फोर्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, 1/9 इंटू 1/r² लिख सकते कि नहीं। तो 1/9 इंटू क्या हो गया, 1/r² क्या F1 है, तो F1 है तो पहले कितना था, F2 जो है F1 से कितना कम हो गया, 9 गुना कम हो गया ना। यानी अब इसी देखिए F1 बराबर कितना हो गया, 9F2, यानी F1 से F2 कितना कम हो गया, 9 गुना कम हो गया, है कि नहीं। तो शब्द को पकड़िएगा, फॉर्मूला से ही केवल काम चलने वाला नहीं है। और आजकल बीपीएससी में थोड़ा सा शब्द को ही घुमाया जा रहा है, ठीक है। जी का मान कितना होता है, टेन पावर न्यूटन, यहाँ तक देखे थे। इसके बाद आप ये देखें तो जी इसका परास, इसका रेंज बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक ये बल लगता है, और चारों में ये सबसे कमज़ोर बल भी है। फिर आया था स्थिर विद्युत बल, वो क्या होता है, वो बल क्यों लगता है, यानी विद्युत चुंबकीय बल क्यों लगता है, आवेश के कारण। और याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों है, ठीक है। इसके बाद देखे थे हम लोग क्या, वो जो बल चार्ज के कारण लगता है तो दो कंडीशन हो सकता है, एक है जब चार्ज स्थिर हो तब, और एक होगा चार्ज जब गतिशील हो तब। तो जब स्थिर होता है तो कौन सा बल कार्य करता है, इलेक्ट्रो, और जब गतिशील हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली, ये धारा, विद्युत धारा, वो कौन सा फोर्स है, स्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स, तभी तो गति कर रहा है ना, है कि नहीं। तो वो सब हम लोग आगे भी देखेंगे। और आप ये तो बता सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना होता है, बताएं कि नहीं, कल नहीं बताए थे, तो चलिए तब वहाँ तक चलते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है, 10 पे पावर 36 गुना। याद रखिएगा गतिशील में फॉर्मूला तो आपको ये सब पता ही है जो कल बताए थे। और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण से इसका प्रयास कम होता है लेकिन नाभिकीय बल से। अब सोचिए इसका पावर कितना, यानी जब दो कोई चार्ज हो, अगर दो चार्ज भी है तो वहाँ भी अगर कोई दो वस्तु है चार्ज अवस्था में तो उसके बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, लेकिन वहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इतना ज़्यादा होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव नहीं चलता है। और कितना ज़्यादा होता है वो, 10 पे पावर 36 गुना ज़्यादा होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पे पावर 36 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसका रेंज क्या है, दूरी क्या है, बहुत कम है। ये तो था दूसरा। अब आते हैं हम लोग तीसरा, प्रबल नाभिकीय बल। अच्छा आपको पता है नाभिक जो होता है, ये नाभिक किसके नाभिक की बात हम लोग कर रहे हैं, परमाणु के नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कक्षा में ये घूमते रहता है।
ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जो बंधा है, कहीं भी रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन ही बाहर भागता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर आखिर क्यों नहीं भागता है? इलेक्ट्रॉन ही क्यों भागता है? हाँ, क्यों भागता है? हाँ, क्योंकि ये जो है इसके बीच में ये बल बहुत काम करता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल काम करता है? प्रबल नाभिकीय बल। और ये इतना मजबूत होता है कि उसको जल्दी अलग होने नहीं देता है। तो याद रखिएगा, ये बल कहाँ काम करेगा? परमाणु के नाभिक के अंदर। और इस बल का काम क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखना। तब सोचिए इसका रेंज कितना छोटा हो गया है कि नहीं। इसमें ज़्यादा नहीं याद करना, बस उतनी याद रखना है, ये बल जो है परमाणु के नाभिक में लगता है, किसके किसके बीच? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच। और इसी के कारण ये जल्दी से आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है। अगर पावर देखिएगा तो कितना होगा? एस्ट्रॉन का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 पे पावर 38 गुना। ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, प्रबल नाभिकीय बल ज़्यादा पावरफुल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? कितना ज़्यादा है? हाँ, 10 पे पावर क्या मतलब? दोनों में अगर संबंध पूछा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 10 पे पावर 2। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा है। इसका रेंज कितना है? बहुत छोटा, परमाणु के अंदर। सोचिए परमाणु कितना छोटा होता है, इसीलिए इसका रेंज सबसे कम होता है। तो ये याद रखिएगा, प्राकृतिक बल में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? प्रबल। और सबसे कमजोर बल? ठीक है, ये सेम है। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। लेकिन आपने रेडियो एक्टिव तत्व का नाम सुना है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण नाभिक क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। यानी वो हमेशा उसके अंदर से कौन सी किरणें निकलने लगती है? अदृश्य किरणें निकलती है। तो इसका मतलब बंधन क्या हो गया? मजबूत हुआ कि कमज़ोर हुआ? कुछ तो कमज़ोर होगा कि नहीं, तभी तो छूट रहा है ना उससे। क्यों छूट रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ये क्या करना चाहता है? बैलेंस करना चाहता है। इसलिए ये हमेशा निकलते रहता है, जिसके कारण इसके बीच का जो फोर्स था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स रहता है, वो क्या पड़ जाता है? थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए इसको लिए कौन सा फोर्स कहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल। यानी कोई भी जो भी रेडियोएक्टिव तत्व है, तो समझ लीजिए उसके नाभिक में जो बल लगेगा वो दुर्बल नाभिक बल लगेगा। ठीक है, जिसके कारण उससे लगातार किरणें निकलती रहती है। कि कमज़ोर होगा तभी तो बाहर छूटेगा ना। क्लियर है कि नहीं पॉइंट? लेकिन फिर भी ये सबसे छोटा नहीं होता है। ये भी क्या देख रहे हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है? 10 पे पावर 25 गुना होता है। तो अब आप हमें चारों से बताइए, चारों में सबसे पावरफुल बल प्रबल नाभिकीय बल, यानी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा इलेक्ट्रो, फिर और सबसे कमजोर। यानी अगर बल के पावर के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा क्षमता होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमज़ोर है। देखिए ये दोनों लोग कन्फ्यूजन कर जाता है, दोनों आगे पीछे कर देता है। लेकिन जब आपको वैल्यू पता होगा कितना ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, तब आप ये गलती नहीं करेंगे। और अगर पूछा जाए रेंज सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसके बाद और इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो
या वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दोनों तो एक ही जगह पे लग रहा है, प्रोटॉन और इस दोनों का क्या होता है, समान हो जाता है। तो ये हो गया रेंज के आधार पे, दूरी के आधार पे। और जो ऊपर क्या हो गया वो मजबूती के आधार पे। क्लियर है? इसमें आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक बल हो कहे या मूल बल कहे, यानी नेचुरल फोर्स या फंडामेंटल फोर्स 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, फिर विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल है प्रबल नाभिकीय बल और सबसे कमजोर बल है, सबसे दूर तक लगता है और सबसे कम दूरी तक लगता है प्रबल और दुर्बल। क्लियर है ये पॉइंट? तो याद है, जब कहेगा बल के प्रकार तो केवल 2, और जब कहेंगे प्राकृतिक बल के प्रकार तब 4। यानी दोनों जगह बार बार कह रहे हैं, लोग गलती यही करता है हर जगह। आराम से जब भी एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम देते समय क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, पूरी तरह से पढ़े, जल्दबाजी में। क्योंकि बहुत जगह जो होता है आपको एक एक शब्द का अंतर कर देता है। जहाँ नहीं लिखना होना चाहिए, कहीं लिख देगा सत्य को खोजे, तो कहीं लिख देगा असत्य। और जल्दबाजी में हम लोग सत्य और असत्य में डिफरेंस पता नहीं कर पाते। ठीक है? और उसके बाद क्या है, दूसरा तरीका क्या है, जब क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और तब जाके आंसर लगाइए। हो सकता है चारों का चारों सही हो। हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे तो सर बताते थे, देखिए ऑप्शन, कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आपको कंफर्म पता हो जाता है इस 4 में एक यही सही है, वो तो चलिए आसान सवाल हो गया। लेकिन कभी कभी जब आप हिस्ट्री में, फिर इसके बाद पॉलिटी और में जब जाइएगा तो वहाँ आपको क्या लगेगा, जो 4 का चारों सही है। ऐसा होता भी है, कभी 4 का चारों सही होता है, तब उस समय आप कौन सा आंसर लगाइएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल ही था, इतिहास का ही सवाल था, 1857 के विद्रोह का कारण। ठीक है? ये पूछा भी गया है, क्या है? पहला ऑप्शन था चर्बी वाला कारतूस, दूसरा ऑप्शन था जो कठोर भू राजस्व व्यवस्था, तीसरा सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, और डी ऑप्शन था जो क्या कहते हैं उसको, अवध का विलय। तो अब बताइए 1857 विद्रोह का कारण क्या है? कारण चारों है, लेकिन अगर आपको ढूंढना हो तो सबसे जो नज़दीक होता है उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है? तो इसीलिए याद रखिएगा, कभी भी बनाते समय सबको पढ़ना पड़ता है। ऐसा ऑप्शन भी कभी कभी दे देता है। स्टेट पीसीएस लेवल पे ये ऑप्शन आपको दे देगा जो चारों सही लगेगा और उसमें से आपको बेस्ट खोजना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं बल के। बहुत सारे ऐसे भी बल हैं जो आपको अलग से देखना है, जिसमें अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ये बल कब लगता है? जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे घूमे, यानी वृत्ताकार। तो एक फोर्स क्या होता है, किसके तरफ लगता है? केंद्र की तरफ लगता है। और जो बल केंद्र की तरफ लगता है उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अब सोचिए, नहीं हर वृत्त गति, जो वृत्तीय गति होती है, एक फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। अगर मान के चलेगा एक ही फोर्स लगता तब तो ये अंदर खींच लेता ना, लेकिन क्या ये जब अंदर खींच जाएगा तो फिर सर्कुलर पाथ कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए आप याद किए होंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो जब एक फोर्स अंदर की तरफ आएगा तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी जाएगा। तो ये फोर्स हो गया आपका कौन सा? सेंट्रीपिटल। और ये क्या हो गया?
सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण मान लिया कि इधर भी खींच रहा है किधर भी खींच रहा है, तो वस्तु किधर जाएगा, वो बैलेंस होकर के गोल घूमना शुरू कर देता है। क्योंकि ना वो अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर जैसे ही अंदर खींचने की कोशिश करेगा इसको बाहर खींच लेगा, ना वो बाहर जा सकता है, कि जब बाहर जाने की कोशिश करे तो ये अंदर खींच लेगा, जिसके कारण वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे उसको घुमाना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा, यानी यहाँ पे ओरिजिनल बल कौन सा है, मेन बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय, यानी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, यानी आपने कौन सा बल लगाया, सेंट्रीपिटल, ये तो अपने आप लग गया ना। तो याद रखिएगा, कभी भी जब भी कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसमें दो बल कार्य करता है, एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बल जो है केंद्र से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आप लोग बस एक सवाल है, इसे सर्कुलर पाथ है, यहाँ भी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी समान गति से आप चल रहे हैं किस रास्ते पे, सर्कुलर मोशन पे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, ऑप्शन ए 0, बी एक्सीलरेशन 1, डी ऑप्शन 0 या 1 और डी। कितना होगा, हाँ? पहले लाइन सुने क्या है, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर 0 एक्सेलरेशन होगा तो घुमाएगा कैसे वो, और आपको पता है जब फोर्स लगता है तो गति आती है कि नहीं, तो फोर्स लगने के बाद क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन आता है, तभी तो गति बढ़ती है ना। पहला नियम याद कीजिए, पहला नियम क्या है, सब समान अवस्था में रहना चाहता है, और सीधी एक लाइन हम ये भी जोड़े थे, समान गति से सीधी रेखा में जोड़े थे कि नहीं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान के चलिए आप सड़क पे जा रहे हैं और यहाँ एक पहाड़ टाइप का है, यहाँ आपका स्पीड है 10 किलोमीटर, आपको यहाँ भी 10 किलोमीटर पर आवर से मेंटेन करना है, तो क्या यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, एक्सेलरेशन देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आपको उस 0-10 को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, या कहीं ऐसे जा रहे गड्ढा ही आ गया तो आप एक्सीलरेशन यानी 10 को मेंटेन करना है तो स्पीड घटाना पड़ेगा कि नहीं, यानी आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं किस लिए, स्पीड को, वेलोसिटी को बैलेंस करने के लिए। उसी तरह सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, हर मोड़ पर, हर बिंदु पे एक एक्सेलरेशन काम करता है जो उसको घुमाता है, कि बिना एक्सेलरेशन के कभी वो घूमेगा ही नहीं। कि एक्सेलरेशन उसको कहाँ से आया, कि हम यहाँ क्या 2 तरह का फोर्स है ना, और फोर्स लगेगा तो फोर्स का तो आप फॉर्मूला जानते ही है, मास इनटू, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन रहेगा ही, तो इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ ना तो 0 होगा ना 1 होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, यहाँ जो एक्सेलरेशन लगता है वो होता है सर्कुलर पाथ पे ए स्क्वायर, ए बराबर v/r, जहाँ v होता है वेलोसिटी और r क्या हो गया, रेडियस। याद रखिएगा एक चीज़, जब समान गति से कोई चल रहा है, अगर वो सीधी रेखा में चल रहा है तभी के एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन जैसे टर्न हो, ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी बदलाव अगर कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको ऊपर चढ़ना हो तो स्पीड एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, नीचे करना हो तो एक्सेलरेशन कम करना पड़ेगा, घुमाना हो तब देना पड़ेगा, है कि नहीं। उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
एक्सीलरेशन में बदलाव करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब कोई सीधी रेखा में चलता है समान गति से तभी एक्सीलरेशन 0 होता है। बाकी अगर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है समान गति से तो एक्सीलरेशन उसमें होगा ही होगा, या बढ़ रहा हो एक्सीलरेशन या घट रहा हो। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल यानी अभिकेंद्रीय बल हो या वृत्तीय गति पे हर बिंदु पे कितना एक्सीलरेशन होता है, ए बराबर। अब वो डिपेंड कर रहा है कितना बड़ा रेडियस है। अब आप हमें ये बताइए, सिंपल सा सवाल, अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई वस्तु वृत्तीय गति पे घूम रहा है, अगर उसका सर्किल बहुत बड़ा है यानी बड़ा वाला वृत्त पे घूम रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है या फोर्स है बढ़ेगा या घटेगा? फोर्स कम होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, तो यहाँ जो फोर्स क्या है, रेडियस बढ़ाने से घट रहा है, कि हर समय दूरी बढ़ने से फोर्स घटेगा। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं सर्कुलर पाथ पे आप जो देख रहे हैं, तो अगर रेडियस बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा। घटेगा कि नहीं? मान लीजिए कितना घटेगा, किस रेशियो में घटेगा? अगर 10 गुना बढ़ा दिए रेडियस तब तो 10 गुना ही घटेगा, क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर और, लेकिन यहाँ स्क्वायर कहाँ दे दिए, वेलोसिटी में दे दिए है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा जब हम लोग केमिस्ट्री में देखें। केमिस्ट्री तभी आप लोग हो गया है ना, तो याद है केमिस्ट्री में जो हम लोग एक चीज़ गौर किए थे, ये चीज़ लिख लिया, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ है कि नहीं आगे में, इस जगह लिखिएगा। जैसे है ना, अगर पेज आपको मिला होगा तो वृत्तीय पथ पे हर बिंदु पर त्वरण कार्य करता है। इस जगह लिखिएगा, ऊपर तो लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, ये हम देखे ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा वृत्तीय गति में अगर फोर्स की बात करें तो देखिए, अभी हम केमिस्ट्री की चर्चा उठा रहे थे ना। केमिस्ट्री में याद है आपको हम बताए थे, ये सब गोल गोल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया के, एल, एम और एन। तो आपको याद है कि ये जो बांटा गया था, तो इसका ऊर्जा स्तर कैसे था, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में था, एन में था। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा फोर्स तो यहीं लगेगा ना, कि जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो सही फोर्स कम लगेगा, कि दूरी बढ़ाने से फोर्स कम लगेगा कि नहीं। अब इस जगह देखिए, यहाँ पे फोर्स क्या था, ज़्यादा था, और यहाँ कम। अब यहाँ जो फोर्स ज़्यादा था तो उसको बांध के रखता, तो उतना तेज गति से घूमने नहीं देता था, जिसके कारण यहाँ एनर्जी ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाता था। यहाँ क्या है, यहाँ पे फोर्स थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि रेडियस बढ़ा दे रहे तो फोर्स क्या हो जा रहा है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूम पाता। किसकी तुलना में, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसकी तुलना में ये ज़्यादा फ्री होकर घूमेगा, और ज़्यादा फ्री होकर घूमेगा तो छूटने का भी डर ज़्यादा होगा, कि जो ज़्यादा फ्री हो जाता है तो जल्दी हाथ से निकल भी जाता है कि नहीं। आप घर में भी देखते होंगे, जिस बच्चे को माँ बाप फ्री छोड़ देता है तो उसको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और जिस पे कठोर नियंत्रण रखता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा नियंत्रित रहता है। कि आप हर जगह देखेंगे, इतिहास में भी एक टॉपिक है चेक एंड बैलेंस, रोक और संतुलन। नाम सुने कि नहीं आप लोग, इतिहास में रोक और संतुलन की नीति। शेरशाह नाम सुना कि नहीं। उसी तरह घर में भी होता है, आदमी को फ्री, बच्चों को लोग फ्री भी छोड़ते हैं, और जब देख रहा है जो फ्री ज़्यादा हो गया तो कंट्रोल भी किया जाता है। जिससे माँ का काम क्या है, फ्री छोड़ना, लाड़ करना, दुलार करना, लेकिन बाप का काम क्या है, कंट्रोल करना, यानी हाथ से बाहर निकलने नहीं देना है। लेकिन जब दोनों फ्री हो जाए तब तो आसानी से हाथ से बाहर, और उसका पछतावा को जीवन भर होगा। यहाँ भी है, यहाँ फोर्स जैसे ही कमज़ोर हो जाता था
तो इलेक्ट्रॉन आसानी से भाग जाता था। लेकिन यहाँ फोर्स ज़्यादा होता था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भागने में थोड़ा समय लगता था, है कि नहीं। तो ये भी सब क्या है, क्योंकि ये सब किस बात पे घूम रहा है, वृत्तीय गति पे ही घूम रहा है। और वृत्तीय गति पे घूमेगा तो जितना दूर जाएगा उतना उसका फोर्स कम होगा। अगर फोर्स कम होगा तो गति बढ़ जाएगा ना, कि फ्री होकर घूमेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला उतना ताकतवर नहीं है। सेम यही चीज़ यहाँ भी है। तो याद रखिएगा, इसमें वृत्तीय गति में दो चीज़, जो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति पे घूमता है तो दो बल कार्य करता है। एक है अभिकेंद्रीय बल जो किधर लगता है, और एक होता है किधर लगता है, बाहर। और वृत्तीय गति के हर बिंदु पे एक्सीलरेशन काम करता है, और वो एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी और रेडियस पे, दोनों पे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखे थे। अब क्या था, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स था और क्या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों बराबर ही हो, तो बस होता है कि दोनों में अंतर होता है दिशा का, यानी एक अंदर जा रहा है तो एक, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे, mv²/2 है, लेकिन r यहाँ mv²/r है, लेकिन ये क्या है, किस में है, माइनस में है, क्योंकि जब वो अंदर जा रहा था ठीक उसको उल्टा जा रहा है ना, समझ कहने का मतलब। इसमें और आपको ज़्यादा नहीं देखना। ये था आपका क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल कैसे पकड़िएगा, ये वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल तो बहुत देखे होंगे। वॉशिंग मशीन में सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, कि दोनों कार्य करता है, क्यों, तो गेट खोल दीजिएगा। तो यानी सेंट्रीपिटल या वॉशिंग मशीन हो या कोई भी चीज़ टाइप, पहले वॉशिंग मशीन लेते हैं, इस पर कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा काम करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है, कि दोनों बराबर काम करता है, हैं बताइए कौन सा काम करेगा, कॉमन सेंस लगाइए। सेंट्रीपिटल ज़्यादा लगेगा, पहला ऑप्शन है। देखिए लगेगा तो दोनों लगता है, लगता है ऊपर दोनों लग रहा है, डिस्टेंस बस अंतर आ जा रहा है, ज़्यादा सेंट्रीपिटल लगेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तीसरा ऑप्शन दोनों बराबर लगेगा, और चौथा इसमें लगेगा ही नहीं दोनों। कौन सा, कौन सा, क्यों, देखिए ये तो पता है लूसेंट माँ के समय लिखा हुआ सीधा, लेकिन आप कैसे पता कर पाएंगे, एक तो केवल वॉशिंग मशीन है। अब पूछ देगा जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के, उसमें कौन सा लगता है, वो भी तो सर्कुलर एक तरह से लगभग घूमता ही है, दोनों बल काम नहीं करता है, दोनों बल काम करता है तो पूरी तरह से गोल घूमता वो। और आपको पता है सूर्य पृथ्वी का पूरी तरह से गोल, अगर पूरी तरह से गोल घूमता है तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो सबसे नज़दीक सूर्य का पृथ्वी कब होता है, कब होता है, 3 जनवरी, अनुमान पे नहीं लगाइए। और सबसे दूर, अगर आप बराबर लगता तो सब दिन तो बराबर ही होता ना, बराबर नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वैसे भी पृथ्वी गोल तो है नहीं, और चक्कर उसका एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्टिकल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कहीं फोर्स कम लग रहा है। तो अगर एक जैसा लगता है तो गोल ही होता पूरी तरह से। तो आप ये भी वहाँ भी इस हिसाब से भी आप पता कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, जब कोई भी चीज़ गोल घूम रहा हो और गोल घूमने के साथ अंदर की तरफ आना चाह रहा है वो, तो वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर गोल घूमते हुए बाहर की तरफ जाना चाह रहा है तो सेंट्री। तो अब देख वॉशिंग मशीन में आप लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा धोते तो पहले गंदगी को अंदर लाना है कि बाहर ले जाना है, बाहर ले जाना है, ये तो पहला काम है। दूसरा काम है कपड़ा को सुखाने का, तो पानी की बूंद अंदर लाना है कि बाहर ले जाना है। और जब बाहर की तरफ जिसका दिशा होता है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं,
आप क्या जानते हैं, सेंट्री। तो आपको ऐसे पकड़ना है, जब भी कोई भी आप गोल घूम रहे हैं तो गोल घूमने आप सोचिए, उसके बाद वो सामान वो वस्तु अंदर आ रहा है कि बाहर। अगर अंदर की तरफ उसकी प्रवृत्ति है तो उसमें कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ प्रवृत्ति है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना तो आप पता कर सकते कि नहीं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर जो मशीन में क्या कहते हैं, मसाला पीसते हैं, उसमें कौन सा काम करता है, वहाँ पे वो भी बाहर भागने की कोशिश करता है, तभी तो देखते हैं ज़्यादा स्पीड करके सब बाहर निकल आता है। तो आपको बस इतना दिमाग लगाना है, गोल अगर घूम रहा है तो गोल घूमने का दिशा उसका अंदर तरफ घूम रहा है तो समझिए सेंट्रीपिटल ज़्यादा काम कर रहा है। अगर गोल को बाहर भागने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। आप देखते हैं ना भाई, जब मसाला पीसते हैं तो हम लोग ढक क्यों देते हैं, कि वो बाहर भाग जाएगा। और बाहर की दिशा किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल का। बस इतना ही आपको याद रखना है, दोनों बराबर नहीं। अगर दोनों बराबर होगा तो पानी की बूंदे जो वॉशिंग मशीन में तो बाहर जाएगा, ना ही अंदर आएगा, वो वहाँ का वहीं रह गया, गंदगी भी बाहर नहीं जाएगा, क्यों आपको बाहर निकालना है ना। समझ कैसे पकड़ना है आपको। बाकी एग्जाम्पल जब भी आपके ऑप्शन सामने आए तो उस ऑप्शन से उसको देख लीजिएगा। जैसे धरती में ही क्या है, धरती में कभी सेंट्रीपिटल ज़्यादा लग जाता है तो कभी सेंट्रीफ्यूगल लगता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, एलिप्टिकल हो जाता है कि नहीं। समझ में आ रहा है कैसे कैसे चेक करना है। जब आपको लगे बाहर की तरफ जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ आ रहा है तो, जैसे आप खुद गौर किए होंगे कभी कभी, जैसे मान कहीं मोड़ पे आप घूम रहे हैं तो अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपका स्पीड ज़्यादा बढ़ जा रहा है कभी कभी, तो आप सीधे जाके सामने भी टकरा सकते कि नहीं। तो इस कंडीशन में आप घूमना चाह रहे थे, लेकिन घूमने के समय ने आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगा दिया, जिसके कारण आप क्या हो गए, रास्ते से बाहर। कभी कभी ऐसा भी था, आप इतना स्पीड कम कर दिए तो इधर जाने के बजाय किधर घुस गए, अंदर भी तो घुस सकते हैं ना। आप देखते हैं कभी भी आप लोग कहते बाइक जो खरीदते हैं या 4 व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें एक शब्द आता है टर्निंग रेडियस, कभी सुने हैं। बाइक खरीदते से, बाइक में तो कम, लेकिन 4 व्हीलर खरीदते समय लोग कहता है टर्निंग रेडियस। वो ये चेक करता है वो कितना रेडियस पे टर्न करता है वो, यानी उस हिसाब से कि इसका टर्निंग रेडियस कम होगा तो कभी भी टकरा जाएगा, और टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा समय चाहिए घूमने के लिए। जैसे मान एक ट्रक का टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा होता है, उसको घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए कि नहीं। अब बाइक का कम होता है, तो गाड़ी के हिसाब से टर्निंग रेडियस डिपेंड करता है। और टर्निंग रेडियस में कहीं उल्टा पुल्टा हो गया, अब माने ट्रक को चाहिए बहुत लंबा घूमने के लिए, आप जल्दी ही घुमा दिए तो पलटी होने के चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा जल्दी घुमा दे रहे, अचानक घुमा दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है। आप सिंपल बात कीजिए, एक यही रास्ता है, आपने क्या किया, अचानक टर्न ले लिया। तो अचानक टर्न लेते हैं तो आपका कौन सा फोर्स बढ़ता है, सेंट्रीपिटल या फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ता है। अगर अचानक आप टर्न लेंगे तो आपका इतना वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है, वो बाहर की तरफ फेंक देगा वो। और धीरे से टर्न लेंगे तो सेंट्रीपिटल बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा टर्न से आप अंदर जाएंगे कि बाहर जाएंगे। देखिए इतना कुछ नहीं लगाना है, बस आपको ये लगाना है, सोच लेना है जब हम बाइक चला रहे हैं, मोड़ पे है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो अंदर आएंगे कि बाहर जाएंगे, हैं बाहर चल जाएंगे। तो बाहर जाना मतलब सेंट्री, अगर स्पीड घटाएंगे तो अंदर घुस जाएंगे, तो इसका मतलब सेंट्री। बस आपको अंदर बाहर देखना है किधर जा रहे हैं आप। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल तो आप लोग देख लीजिएगा, वो से एग्जाम्पल है। अब आते हम लोग घर्षण बल। इसका तो पहला लाइन है, ये कब होगा, क्या एक वस्तु में घर्षण बल कार्य करेगा, यानी इसका मतलब जब दो या उससे ज़्यादा कोई वस्तु जब संपर्क में आता है तो उसके बीच जो एक बल लगता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। जैसे मान लीजिए अभी हम चल रहे हैं तो नीचे क्या है, जमीन है, सतह है, एक हम है, दो वस्तु है, तो मेरा पैर जो है सतह से कौन सा बल लगा रहा है, घर्षण बल। और यही कारण है जो घर्षण बल के कारण जो होता है हम लोग क्या करता है, वो गति को कम, ये गति के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति का विरोध करता है। अगर मान के चलिए गति का विरोध नहीं करे तो क्या होगा,
तो आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा घर्षण बल में दो लाइन, पहला लाइन घर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद ही लगेगा। और इसका काम क्या है, गति का, जैसे मान के चलिए एक वस्तु ये है, एक सतह ये भी तो है, कि ये जो दोनों के बीच जो कार्य करेगा तो ये कहाँ काम करेगा, इस जगह। यानी गति अगर इधर कर रहा है मोशन, तो घर्षण बल कहाँ काम करेगा, पीछे, ताकि उसको रोक सके। यानी पहला 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, दो वस्तु के संपर्क में आने से कौन सा बल कार्य करेगा, और घर्षण का काम क्या है, गति का विरोध करना। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, घर्षण बल जो है, एक सिंपल सी बात आप बता रहे हैं, घर्षण बल अगर बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगा या घटेगा, गति घटेगा। जैसे मान के चलिए दो तरह का सतह है, एक सतह है आपका ये सीमेंटेड सतह है, और एक सतह है टाइल्स वाला, तो गिरने की संभावना किस पे ज़्यादा होगी, क्यों, उसका घर्षण बल कम है। और उसी टाइल्स पे अगर हम तेल या ग्रीस गिरा दे तब, या आप कभी टाइल्स वाले घर में सफाई जब करते हुए देखते होंगे तो आदमी धीरे से ध्यान से चलता है, क्यों, ताकि घर्षण बल को कंट्रोल कर सके, ताकि आप गिरे नहीं। या उसी वस्तु पे अगर मान ली गोंद गिरा दे या अलकतरा गिरा दे, तब आपका स्पीड, मान ली सतह पे अलकतरा गिरा के उस पर आपको खड़ा कर दे, तब क्या होगा, तब आपका गति बढ़ेगा या घटेगा। अरे ये तो अलकतरा समझते हैं, अलकतरा, अलकतरा नहीं समझ में आ रहा है, अलकतरा हो, गोंद हो, उस पर आपको बैठा दिया जाए, तब क्यों, क्योंकि घर्षण बल इतना ज़्यादा हो गया जो आपकी गति से भी वो ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। तो जब हम किसी वस्तु पे जब फ्रिक्शन को कम करते हैं तो हमारा गति क्या होता है, बढ़ने लगता है, और जब फ्रिक्शन कम हो, ज़्यादा हो, तो गति, समझ में क्या करना चाह रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ही बार बार यूज होता है, जैसे मान चलिए आप लोगों ने एक रास्ता तो देखा ही होगा, अररिया से सुपौल का हाईवे, है कि नहीं, देखा है कि नहीं रास्ता, कौन कौन गए हैं अररिया से सुपौल की तरफ। और एक रास्ता है पूर्णिया से मधेपुरा, ये तो रास्ता देखे होंगे। और आपको बाइक चलाना छोड़ दे उस पर, तो स्पीड ज़्यादा किस पे होगा, क्योंकि इसका रास्ता सपाट है, इसके रास्ते में, यानी आप यहाँ पे इस रूट में बाइक चलती, अगर 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो 4 व्हीलर से जाने में आपको जो 60 किलोमीटर जाने में, या 40 किलोमीटर दूरी है ना, 60 किलोमीटर जाने में कम से कम 2 घंटा लगेगा, लगता है कि नहीं, है क्या चीज़, 96 नहीं 60 किलोमीटर है, वहाँ से सहरसा 100 किलोमीटर है पूरी तरह से। भाई हम तो आते जाते रहते, हमको तो पता ही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से आप जाइएगा तो सीधा है 40 किलोमीटर आपको पूरी मुरलीगंज मिल जाता है, और वहाँ से 21 किलोमीटर मधेपुरा, और वहाँ से 20 किलोमीटर सहरसा, यानी एक्यूरेट 100 किलोमीटर यहाँ से सहरसा है। तो अब देखिए क्या है, इस दोनों रास्ते में क्या है, ये रास्ता सपाट है और ये रास्ता क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो ऊबड़ खाबड़ बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, और घर्षण बल बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। अगर याद रखिएगा, चलिए एक सवाल और आप लोगों से है, ये दोनों रास्ता एक ही जैसा है, लेकिन ये है सिंगल लाइन और ये है डबल लाइन, और आप बाइक चला रहे थे, स्पीड ज़्यादा किस पे होगा, क्यों, जाम तो हम नहीं लगाए, मान चलिए दोनों खाली है, हैं? तो सेम रहेगा ना भाई, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल प्रकृति पे डिपेंड करता है, वो कैसा रास्ता है कि नहीं। अब एक छोटा सा टाइल्स का रूम हो या एक फील्ड टाइल्स का हो बना सेम टाइल्स का, तो घर्षण समान ही
लगेगा, तो गति भी समान गति से ही घटेगा। तो याद रखिएगा, ये सब आगे लिखा हुआ है, जो घर्षण बल किसी भी वस्तु के एरिया पे निर्भर, वो किस पे निर्भर करता है? प्रकृति पे, वो कैसा है। अगर यहाँ तेल गिरा दिया जाए इस छोटे से इस चबूतरे पे, और ये पूरे नीचे तेल गिरा दिया जाए, तो दोनों बाप बराबर स्पीड से ही गिरेंगे, कि दोनों सेम तेल है कि नहीं? दोनों का घर्षण का बल भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर यही हो, ये तेल यहाँ गिरा दे और वो तेल गिरा दे मिट्टी पे, तो वहाँ पे आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि वहाँ मिट्टी क्या किया? उस तेल को सोख लिया और घर्षण बल को क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया, जिस कारण आप गिर। इतना क्लियर है कि नहीं? चलिए, एक सवाल है जो यूपीएससी में पूछा गया है। मान के चलिए आप जो है किसी ऐसे घर में आपको खड़ा कर दिया जाए जहाँ घर्षण बल कितना है? 0। ठीक है, किसी ऐसे रूम में आपको खड़ा कर दिया जहाँ घर्षण बल क्या है? 0। तो वहाँ उस रूम में आपके साथ क्या होगा? आप चुपचाप केवल खड़ा कर दिया गया, फिर उसके बाद आप चल नहीं रहे हैं, बस आप खड़े हो गए और घर्षण बल 0 है, तो क्या होगा? गिरने के बाद कब तक? कब तक? मौत तक। मौत के बाद भी कि भाई आपका शरीर तो घूम ही रहा है ना, केवल आत्मा ही निकला न पर, तो आखिर आप गिरे क्यों? हैं? तो आप गति कहाँ दे रहे हैं जो फ्रिक्शन को रोकेगा? आपका गति, आप तो शांत थे, खड़े थे ना। आप जब खड़े थे तो आपने गति तो दिया नहीं, तो घर्षण बल विरोध किसका किया? हम ये पूछना चाह रहे हैं। आंसर आपका सही है, वो गिर जाएगा, हमेशा जीवन भर घूमता, जीवन मरने के बाद भी वो घूमता रहेगा। लेकिन आखिर वो गिरा क्यों, हम ये पूछना चाह रहे हैं। अब आकर्षण खींचा, जमीन तो रोक ही रहा है ना, अब उसे नीचे जमीन की छेद करके थोड़ा अंदर घुस जाएगा। बस हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर वो गिरा क्यों? अरे भाई, आप सांस तो लेंगे ना, अब जैसे ही सांस लेंगे हवाएं आपके नाक के अंदर घुसेगी, छोटा इतना सा ही तो फोर्स लगाएगा, लेकिन उसको भी रोकने के लिए घर्षण बल, तो सांस लेने के कारण आप गिर चुके थे। क्या मैं समझ रहे हैं? ये यूपीसी में पूछा गया 2008 में। आपको किसी ऐसे रूम में छोड़ दिया गया जहां पूरी तरह से फ्रिक्शनल लेस हो, आप छोड़े, आप सांस लिए, सांस लेने के कारण हवाएं आपके नाक के, चलिए माइनस बहुत कम ही फोर्स लगाया वो, तो उसके कारण उसको रोकने के लिए भी घर्षण बल जमीन पर नहीं है। ठीक है, और उसी सवाल को देखिए क्या कैसे पूछ दिया था यूपी पीसीएस में। आप किसी ऐसे सतह पे है जहां घर्षण बल 0 है और आपने वहां सीटी बजा दिया, तब क्या होगा? तो सीटी बजाया तो हवा बाहर निकालेगी नहीं, तो फोर्स को कम किए, तो फोर्स बल कम मतलब पीछे की तरफ धकेलना, तब फिर वहां चल दिए। तो याद है कि जब घर्षण बल 0 होगा तो आप कहीं भी गलती से खड़ा, और वही अगर कोई मान ली लोहा रख देते तो चुपचाप खड़ा होता है, क्योंकि उसको कोई फोर्स, कोई लोहा या निर्जीव कोई सांस तो लेता नहीं है। जैसे कोई सजीव चीज़ है वो सांस लेना चाहेगा, और सांस लेगा तो फोर्स प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, जिसके कारण वो घूमना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले घर्षण बल जो होता है वो क्या है? 2 वस्तुओं के बीच लगेगा, और इसका काम क्या है? गति का विरोध करना। तीसरा पॉइंट, घर्षण बल प्रकृति पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये जो होता है घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? एक है स्थिर घर्षण बल और लौटनी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो है सबसे पहला स्थिर घर्षण बल। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, और हम इधर से इसको धक्का दे रहे, क्या दे रहे हैं? फोर्स। तो इसके बीच एक फोर्स काम करेगा कि नहीं? घर्षण बल लगेगा, लेकिन फिर भी वो हिल नहीं रहा है वस्तु। जैसे मान के चलिए एक ट्रक खड़ा कर दिया जाए,
और आपको बोले धक्का देने के लिए, तो क्या ट्रक आपसे हिलेगा बंद अवस्था में? लेकिन फिर भी ट्रक और ज़मीन के नीचे एक बल काम कर रहा है, घर्षण बल, है कि नहीं? यानी घर्षण बल काम कर रहा है, फिर भी वो घूम क्यों नहीं रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके फोर्स से ज़्यादा है। हो सकता बराबर भी हो सकता है, कि बराबर भी होगा तो फिर नहीं घूमेगा ना, कि बराबर होगा तो फिर जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं, धक्का देने के बाद भी अगर वो गति नहीं कर रहा है, तो उस वस्तु और सतह के बीच जो बल कार्य करता है, उस घर्षण बल को हम लोग कौन सा घर्षण बल कहते हैं? नाम में है स्थिर। यानी इतना घर्षण लग गया कि उस वस्तु को स्थिर कर दिया, गति में आने। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़, अगर आपको 1000 किलो का सामान दे दे उठाने के लिए, ठीक है, तो आपको 1000 किलो का सामान अगर दे देगा धक्का देने के लिए, तो आप नहीं हिला पाइएगा। लेकिन फिर भी सामान और जहाँ रखा है सामान उसके बीच तो घर्षण बल कार्य करेगा कि नहीं? वहाँ घर्षण बल या तो आपके बल के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो वस्तु गति नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जो बल घर्षण बल लगता है उसको हम लोग कौन सा घर्षण बल कहते हैं? याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को धक्का दे, फोर्स लगाए या खींचे, उसके बावजूद भी वो गति नहीं करता है, जिसे संतुलित बल देखे थे, तो संतुलित बल जहाँ लगेगा उस बल के विरोध में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल ज़्यादा लगता है। कौन सा? सर्पी घर्षण बल, या तो उसके बराबर होगा फोर्स के या उससे ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? वो दूसरा है सर्पी घर्षण बल। अब इसी वस्तु को देख लीजिए, आपने इसको धक्का दिया और ये वस्तु क्या किया? गति करना शुरू कर दिया, यानी खिसकना शुरू कर दिया। तो एक बल इस दोनों के बीच लगा कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स। वहाँ क्या था? जब हम धक्का दिए तो वो फिर भी नहीं खिसका, तो वहाँ जो घर्षण बल कार्य किया वहाँ स्थिर घर्षण बल कार्य किया। लेकिन जब आप धक्का दिए और खिसकना शुरू कर दे वो, तो वहाँ कौन सा बल कार्य करेगा? सर्पी घर्षण बल। ये दो क्लियर है। तो बचा लौटनी घर्षण बल क्या है? तो लौटनी में बस वही अंतर है, कुछ नहीं। जब भी कोई गोल चीज को धक्का देते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ काम करेगा, लेकिन कैसे घूमेगा ये? यानी लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ेगा। यानी ये कहाँ लगता है? जहाँ पहिया हो, गेंद हो या कोई गोल चीज़ हो, वहाँ पे कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? लौटनी घर्षण बल। भाई दो ही चीज़ है, या तो आप घिसकेगा या रोलिंग करेगा, घूमेगा। यानी एक कंडीशन तो था शांत, यानी कितना भी धक्का दिए तो वो हिला नहीं। तो वहाँ जो घर्षण बल कार्य किया, वहाँ कौन सा घर्षण बल कार्य किया? स्थिर घर्षण बल। यहाँ केवल खिसकना शुरू किया, जैसे मान लिया आप टेबल को खिसका रहे हैं, तो टेबल यहाँ कौन सा कल का टेबल और सतह में कौन सा काम करेगा? लेकिन जब आप बाइक चला रहे हैं तो वहाँ कौन सा काम करता है? लौटने के वो पहिया घूम रहा है ना। ट्रॉली मशीन में, ट्रॉली मशीन ट्रॉली बैग और सतह के बीच कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? क्योंकि उससे छोटा सा पहिया रहता है कि नहीं? तो याद रखिएगा आप, बस याद रखिए, जब पहिया है तो वहाँ जो घर्षण बल कार्य करेगा तो होगा लौटनी घर्षण, और जहाँ पहिया का यूज नहीं किया गया है वहाँ पे सर्पी, और जब घिसकेगा ही नहीं तो। क्लियर ये पॉइंट? तो आप हमें ये बताइए, ये तीनों जो बल है, ये घर्षण बल, स्थिर, सर्पी और लौटनी, तो सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा? घर्षण बल स्थिर में, तभी तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना। और सबसे कम, चलिए ठीक है। अब दे तीन पदार्थ है, ठोस, द्रव और, बोलिए। नहीं, घर्षण उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। अब यही चीज़ कह रहे हैं आप, इसी को जब 1000 किलो कहे उसको हम किसी भी गाड़ी में बांध करके खींच ले, जेसीबी से धक्का भी दे सकते हैं, है कि नहीं? ये मास और घर्षण बल केवल सतह के प्रकृति पे निर्भर करता है, सतह कैसा है। अगर 1000 किलो है या 10,000 किलो भी समान है, अगर सतह पे पूरा घर्षण बल शून्य कर दीजिए तो आप उसको आसाम से खींच सकते, धक्का दे सकते हैं, है कि नहीं? डिपेंड करेगा घर्षण बल पे। वहाँ घर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसीलिए वो हिल। वही ना, अगर जो अभी अवस्था बताए, जो अगर पूरी तरह से घर्षण खत्म कर दे, जीरो कर दे, तो आप 1,00,000 किलो का भी आप आसानी से उंगली से खींच सकते हैं या फूंक के भी उसको बाहर कर सकते हैं। तो वहाँ मास मायने रखता क्या? प्रकृति।
रियल में पूरे धरती पे कहीं भी घर्षण बल शून्य नहीं होता है, याद रखिएगा। बस हमें थोड़ा तुलनात्मक तौर पे कम ज़्यादा होता है, यानी इससे कम वो होगा, उससे ज़्यादा वो होगा, लेकिन ये कहिएगा घर्षण बल शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले याद है हम आदर्श और यथार्थ का सब चर्चा कर चुके हैं। वो आदर्श स्थिति है, ये मान लिया जाता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा घर्षण बल अगर शून्य हो जाएगा तो आप कितना भी वजन, आप धरती को भी टहला सकते हैं आसानी से, तो वहाँ मास काम नहीं करता है। केवल क्या काम करता है, प्रकृति, सतह की प्रकृति और वस्तु की प्रकृति। अब मान लीजिए सतह एक, जैसे ये टाइल्स वाला जगह है और ये सीमेंटेड है, तो दोनों में अगर नॉर्मल ये वाला अगर स्थिति दीजिएगा तो टाइल्स वाला पे आसानी से खिसका सकते हैं, लेकिन जब ये टाइल्स है और ये सीमेंटेड है, टाइल्स वाला ऐसा वस्तु रख दे और इस पर ऐसा रख दे, तो फिर उसका प्रकृति बदल गया ना। या हो सकता है इसी को गोंद को ही टाइल्स पे गिरा दे, तो क्या गोंद घसकेगा, नहीं घसकेगा ना। तो गोंद की प्रकृति है चिपकना, जो हम लोग आगे देखेंगे जब द्रव के समान गुण देखेंगे ना, जहाँ पे हम लोग एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। वो फोर्स, कुछ फोर्स बाद में भी आएगा। तो याद रखिएगा सबसे कम घर्षण बल किस में होता है और सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए दो ठोस हो या दो द्रव हो या दो गैस हो, तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल किस में काम करेगा और सबसे कम घर्षण बल। ये तो लॉजिक सी बात है, आपको लॉजिक लगा के, बाकी तो ये सब एग्जाम्पल है। जो भी पहिया हो, पृथ्वी की सतह के बीच कौन सा बल काम करता है, सड़क पे जो रोड रोलर चलता है, रोड रोलर समझते हैं ना, वो भी लौटनी ही है। मैं कुएं में रस्सी देखेंगे नहीं और चक्री तो बीच में कौन सा घर्षण बल कार्य करता है। आपको बस ये देखना है अगर गोल कहीं चीज दिख रहा हो तो वहाँ लौटनी, और गोल नहीं हो तो अगर खिसक रहा है तो सर्पिल। चलिए ये तो बता दिए, सतह नहीं प्रकृति पर निर्भर करता है, ये सब तो हो ही गया है। अब कुछ 3 पॉइंट है फोर्स के, इसके बाद हम लोग आएंगे अगला टॉपिक पे, बाकी फोर्स आगे भी चलता। और सबसे पहला है समरेखीय बल यानी कोलिनियर। अनुमान से बताइए बिना देखे हुए, समरेखा मतलब एक ही। अब मान के चलिए कोई ऐसा है जो इसी पे हम लोग बल लगा रहे हैं, या बल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकते हैं, यानी क्या हुआ, स्लोपिंग मतलब फिर से मतलब एक ही तरफ आप बल लगा रहे हैं। जैसे मान लो कोई रस्सी आप खींच रहे हैं, या तो एक तरफ खींच रहे हैं या एक ही दिशा में खींच रहे हैं या अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, लेकिन जो भी बल लग रहा है क्या एक सीधी रेखा में लग रहा है ना। समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, जब कोई बल एक ही रेखा में लगे, कई प्रकार के बल, एक बल यहाँ काम नहीं करेगा कि सम है तो मतलब एक्स्ट्रा होगा, और सारे लोग एक ही तरफ बल लगाएंगे। जैसे मान के चलिए आप लोग कभी देखे होंगे पेड़ गिराते हुए, कभी देखे हैं, तो पेड़ गिराते इसमें क्या कहता है, पेड़ को आधा काट दिया जाता है, पूरा काट के क्यों नहीं गिरा देता है, पूरा काट के हो सकता है आपके सर पे ही गिर जाए, है कि नहीं। तो उसको आधा से ज़्यादा काट दिया जाता है, फिर उस पर क्या किया जाता है, और रस्सी बांधने के बाद 10-15 लोग उसको खींचते हैं, एक ही रेखा में खींचते कि नहीं, तो वहाँ कौन सा फोर्स काम कर गया, यानी कोलिनियर फोर्स। या कभी कभी आप लोग कोई गेम भी देखते होंगे, जैसे हम लोग पहले बचपन में, जब हम लोग, आजकल तो आप लोग स्कूल में तो नहीं देखे होंगे, तो हम लोग को पहले स्कूल में जो बहुत सारा खेल होता था, जिसमें होता था जिलेबी को रस्सी से बांध दिया जाता था, हाथ पीछे बांध दिया जाता था और तब खाना पड़ता था, और इतना हाइट पे। उसके अलावा क्या किया जाता था, सेब को क्या किया जाता था, दोनों तरफ से रस्सी से बांध दिया जाता था। एक आप खींच रहे, हम खींच रहे हैं, जो खींच लिया जिसके तरफ सेब चला गया वो खा लेगा। तब मान के चलिए एक तरफ उधर खींच रहे, एक तरफ हम खींच रहे हैं, बीच में क्या बना हुआ है, सेब। तो अब ये जो दोनों फोर्स लगा रहे एक ही लाइन में लगा रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ हम लोग कौन सा फोर्स लगाते थे, कोलिनियर फोर्स। यानी सारा फोर्स एक ही रेखा में हो, अलग, चाहे वो एक रेखा ऐसा हो, चाहे वो एक रेखा ऐसा हो, या ऐसा हो या ऐसा हो, तो जितना जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है वो आप लाइन जोड़ दीजिए तो एक ही लाइन बन जाए। समझने कहने का मतलब,
तो वो फोर्स कौन सा हो जाएगा? कोलिनियर फोर्स। यानी जब सभी बल एक ही दिशा में कार्य करता है, यानी एक ही लाइन में कार्य करता हो, दिशा नहीं, एक ही लाइन में कार्य करता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये लाइन आप जरूर यहाँ डाल दीजिएगा इस जगह, जब आपको जगह मिले तो। इसे कहते हम लोग कोलिनियर फोर्स। दूसरा क्या है? समतलीय यानी कोप्लेनर। देखिए वो तो पहला तो क्लियर है ना, कोलिनियर फोर्स यानी एक ही लाइन में सारा फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए, कभी आप लोग सभी तो गांव के रहने वाले हैं, टाट समझते हैं? टाट, टाट क्या होता है? या छत्ती जो होता है, जब उसको आप लोग लगाते हैं या छत पे चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं? यानी जब कोई टाट हो तो आप लोग सब लोग एक ही तरफ से फोर्स लगाते हैं कि नहीं चढ़ाते समय? तो यानी जब आप कोई वस्तु में एक ही तरफ से सारा फोर्स लगा देते हैं, एक लाइन नहीं, एक तरफ से, तो वहां कौन सा फोर्स काम करता है? अब मान इस दीवार को गिराना है धक्का मार के, तो किधर से फोर्स लगाइएगा आप लोग? एक ही तरफ से लगाइएगा ना, कि उधर से भी कोई धक्का लगाएगा तो फिर गिरेगा क्या? गिरेगा कि नहीं? गिरेगा भी तो किसी न किसी के देह पे ही गिरेगा। तो आप जब धक्का लगा किसी चीज को अगर करते हैं, एक तरफ से धक्का लगाते हैं, यानी एक तल से, यानी एक तरफ से धक्का लगाते हैं, तब वो क्या हो जाता है? समतलीय बल। नाम में है समतलीय बल, यानी एक तरफ, या एक लाइन नहीं है, क्योंकि एक लाइन नहीं है, क्योंकि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर है, एक लाइन में फोर्स नहीं लग रहा है, बस एक तरफ से धक्का लग रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी ये गेट लगा हुआ अचानक, ठीक है, और भूकंप आ जाए तो आप लोग किधर भागिएगा? बाहर। और सब उस गेट पे ही लगाएंगे कि फोर्स? तो जितना भी फोर्स लगा रहे हैं सब इधर से ही लग रहा है, उधर से तो कोई बाहर से अंदर नहीं आना चाहेगा ना। तो यहाँ जब भागते समय जो जितना भी लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो किधर से लग रहा है? गेट के एक तरफ से लग रहा है, और जब एक तरफ से हो गया तो उसको कहते हैं समतलीय। क्लियर है ये पॉइंट? और चौथा है, तीसरा है समवर्ती, यानी कोई एक बिंदु है, सब एक ही बिंदु पे फोर्स लगा रहा है, चाहे वो फोर्स अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ, उससे मतलब उसको नहीं है। यानी जब सारा फोर्स एक ही बिंदु पे लगता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मान के चलिए गाय भैंस कौन कौन पालते हैं यहाँ पे, या कुत्ता ही कौन पालते हैं? मान चलिए आपका, चलिए कुत्ता तो चलिए एक आदमी उठा लेगा, गाय अगर कुआं में गिर जाए या गड्ढे में गिर जाए तो कैसे निकालते हैं आप लोग? रस्सी लगा 3-4 लोग खींचते कि नहीं? जैसे मान के चलिए एक रस्सी इधर, एक रस्सी ऐसे करके खींचते कि नहीं? तो यानी आपका सारा फोर्स का केंद्र बिंदु क्या हो गया? ये गाय। यानी एक ही बिंदु पे सब फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो इधर से लगाए उधर से लगाए, चारों तरफ से क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन उसका काम क्या है? एक ही बिंदु को उठाना है। तो जब एक ही बिंदु पे सारा फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये तीनों का बार बार यूज किया जाता है। देखिए बात सब सिंपल लगाइएगा। समरेखीय यानी एक ही रेखा में बल लगेगा, समतलीय यानी एक ही तरफ से लगेगा, और समवर्ती एक ही बिंदु पर लगेगा। बल या तो अंदर भी जाता है, बल बाहर भी जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये क्योंकि बहुत बार पूछा भी जाता है। अब नीचे क्या क्या 4 फोर्स का डिफिनेशन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, या मिलान करने के लिए दे देता है, परिभाषा लिख देगा और मिलान करने के लिए देगा, और सब में सम सम लगा रहेगा। बस आपको देखना है समरेखीय है तो एक ही रेखा में, समतलीय है तो एक ही तरफ से, और समवर्ती यानी एक ही बिंदु पर। क्लियर है ये? यहाँ जो आपका फोर्स का नॉर्मल टॉपिक समाप्त हुआ है। अब कुछ फोर्स हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, वो सब हम लोग कब देखेंगे? जब द्रव के समान गुण देखेंगे तब। तो अभी तक आप लोग फोर्स में क्या देखे हैं? फोर्स का 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार के, संतुलित और प्राकृतिक, 4 तरीके के होते हैं। उसके बाद आप लोग क्या देखे? अब केंद्रीय बल क्या है और अभी केंद्रीय बल क्या है, घर्षण बल क्या है, और बाकी ये 3 पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट है। बाकी और भी फोर्स आएंगे तो उसके लिए अभी आपके पास समय है। तो अगला टॉपिक है
बल आघूर्ण। क्या आप लोग ये भी फोर व्हीलर खरीदते समय ध्यान नहीं देते होंगे, या बाइक खरीदते समय टॉर्क भी देखा जाता है। जब कोई आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहला तो इंटरेस्ट होता है, भाई कौन सा गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? जेब पे। अब मान लीजिए आपके जेब में 1 लाख रुपए है, आप सोचिएगा जो हम खरीद लेंगे बुलेट, तो मुश्किल ही है ना। लेकिन आप बुलेट भी खरीदते हैं तो वहाँ खरीदने से पहले आदमी दो तरह से सोचता है। अगर अमीर आदमी है तो उसको माइलेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, मिडिल क्लास जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, मिडिल क्लास व्यक्ति हर चीज़ सोचता है। आप लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो सबसे दुखी व्यक्ति कौन होता है? इसका एक एग्जाम्पल हम कहीं देख रहे थे, कहीं पढ़ रहे थे। मिडिल क्लास ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ग्रुप है, मान चलिए उसके घर में कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसके दिमाग में टेंशन आ जाता है, भाई कितना इलाज होगा, कितना खर्चा होगा, ठीक है। जैसे कोई बीमार पड़ा तो टेंशन में आ जाता है, होता है कि नहीं। और जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, 2000 रुपये का जांच लिख दिया, तो और टेंशन। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो टेंशन में रहता है, पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं। और मान लीजिए अगर रिपोर्ट में आ गया सब चीज़ ठीक है, तब क्या होगा वो, तो और फिर टेंशन होगा, जो फालतू में 2000 खर्चा कर दिए, जब सब चीज़ ठीक ही था। यानी वो हर समय, ये उसके लिए है, जब वो कोई बाइक खरीदता है तो वो बहुत चीज़ देखता है, देखने में भी अच्छा हो, और सबसे बड़ा चीज़ जेब पे कम तेल कम पिए, यानी माइलेज अच्छा हो, है कि नहीं। तो वही चक्कर होता है। तो लेकिन हम लोग 2-3 चीज़ देखते हैं, लेकिन हम लोग टॉर्क नहीं देखते। टॉर्क मतलब होता है वही जो अभी सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे थे, तो उसी का ये अंदर का भाग है। आखिर वो इतना जल्दी कैसे जल्दी घूम जाएगा? कोई आप देखते हैं स्पीड में भी जल्दी घूम जाता है कि नहीं। ये टॉर्क तय करता है, जो स्पीड में भी वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस बनाए रखता है। ये जनरली 4 व्हीलर में ज़्यादा लोग देखता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग गाड़ी खरीदिएगा तो ये टॉर्क जरूर देखिएगा, जो घुमाते समय जो टॉर्क जिसका ज़्यादा अच्छा होगा, यानी ज़्यादा होगा, तो समझ लीजिए वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को क्या करता है, बैलेंस कर देता है, ना वो अंदर आने देगा ना ही, यानी सिक्योरिटी के पर्पस से ये बहुत बड़ा ये पॉइंट है, ये है कि नहीं। अब देखिए क्या बल आघूर्ण, इस पे नहीं जाइए। कहने का मतलब जब आप किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल लगाने के कारण वो गति कैसा करेगा, वृत्तीय गति करेगा। यानी जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो कैसा गति करने लगेगा। जैसे मान चलिए गेट, वो जो ऑफिस वाला गेट है उसको आप जो धक्का देते हैं तो कैसा गति करता है, वो वृत्तीय गति करता है कि नहीं। क्योंकि ये जो गेट ऐसा होता है तो गेट ऐसे घूम जाता है कि नहीं। या कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे मान चलिए आप क्या कह रहे हैं, कभी गेहूँ पीसने वाला चक्की देखे हैं, जत्ता जिसको गाँव में कहते हैं, देखेंगे नहीं आप लोग। तो वहाँ भी आप देखते हैं बल लगाते तो क्या होता है, गोल घूमने लगता है कि नहीं। तो याद रखिएगा जब जब आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के कारण वस्तु कैसे घूमने लगे, गोल गोल घूमने लगे, यानी वृत्तीय पथ पे घूमने लगे, तो वो क्या कहलाता है, यानी बल के कारण आपकी गति कैसी हो गई, वृत्तीय हो गई। बाकी कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु कौन सा गति करने लगता है। जैसे गेट को खोलना हो या बंद करना हो, है कि नहीं। गेहूँ पीसने वाली चक्की में भी आप लोग देखते हैं, घास काटने वाली मशीन देखे कि नहीं, तो उसमें बल देखे कि नहीं। जब आप लोग देखते हैं हाथ पावर देते तो घूमता है कि नहीं गोल गोल, तो वहाँ भी आप देख रहे हैं। बर्तन बनाने वाली चाप में भी देखा फोर्स लगाते तो चाप भी गोल गोल घूमता है कि नहीं। यानी आप फोर्स लगा दें और वो कैसा घूमने लगे, गोल, तो उसको क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। और इसको बल आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क, यानी इसको कहते हैं टाउ कहते हैं। ये जो है आपका, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे, जैसे गेट को खोलना, गेट यहाँ से फिक्स है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, धक्का देते कि नहीं। धक्का देने मतलब फोर्स लगाना हुआ, या खींचना भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, चाहे धक्का दे या खींचे। तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो कैसा घूमना, गोल घूमना शुरू करेगा कि नहीं, घूमेगा। एक प्रकार की क्या हो गया, टोर। तो टोर का जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो आप जितना फोर्स लगाए वो, और यहाँ सेंटर से इसके बीच की जो दूरी है डी,
तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू, यानी डी करने मतलब एक तरह से इसको आप रेडियस कह सकते हैं कि भाई गोल घूमेगा तो रेडियस तो होगा ही ना। तो टॉर्क में दो चीज़ याद रखना है, पहला याद रखना है जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो क्या करने लगेगा, वृत्तीय गति करने लगेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डी, यानी फोर्स जितना आप लगाएं और डी क्या है, तो अब ये बताइए, अब ये दोनों आपको मिल गया तो इसका इकाई क्या होगा, बोलिए। आर से डिनोट कर सकते हैं, डी से कैसे डिनोट करते हैं वहाँ जरूरी नहीं है, ये कोई मैथ नहीं है, यहाँ बस आपको डी देना है, डिस्टेंस देना है। इसको हम लोग भुजा यहाँ यूज करते हैं जनरली, ठीक है। हिंदी में हम लोग यहाँ पे जब आइएगा आपको एग्जाम फिजिक्स से पूछा जाएगा तो यहाँ पे रेडियस त्रिज्या नहीं पूछा जाता, सीधे भुजा लिख देगा, आर्म लिख देगा, ठीक है, सीधे लिख देगा फोर्स इंटू आर्म, ठीक है, आर्म यानी रेडियस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सोचिए फोर्स इंटू डी मिल गया तो इसका इकाई क्या होगा, न्यूटन, आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये सदिश होगा कि अदिश होगा, सदिश होगा, क्योंकि जिधर घुमाइएगा उधर ही दिशा हो जाएगा ना। तो बल आघूर्ण में क्या देखना है, जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो उसकी गति कैसी हो जाती है, वृत्तीय हो जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग किससे प्रस्तुत करते हैं, टाउ से। और इसका फॉर्मूला होता है बल और रेडियस कहिए या भुजा कहिए या डिस्टेंस कहिए सेंटर से। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, एग्जाम्पल आप देख, गेट खोलना हो, बंद करना हो, गेहूं पीसने वाली चक्की, बर्तन का, ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, टॉर्क का, ठीक है। हैं, चाप नहीं समझते हैं, चाप क्या होता है, चाप कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, नहीं देखे हैं, देखे होंगे या देखे हैं, देखिए होंगे और है में अंतर है भाई। आजकल तो हर चाय की दुकान पे एक कप मिलता है कि नहीं। ये तो अब क्या, बल आघूर्ण, दूसरा क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, अभी आप लोग जो मशीन देख रहे थे, मशीन में हम लोग एक ही तरफ से बल लगा रहे थे ना। बहुत जगह ऐसा भी होता है जब एक वस्तु को घुमाने के लिए हमें दो फोर्स लगाना पड़ता है, एक इधर से और ठीक इधर से। यानी पहले केस में क्या दिखे थे, जब घुमाने के लिए, गोल घुमाने के लिए हमें एक ही बल लगाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब घुमाने के लिए, हम गोल घुमाने के लिए हमें कितना बल लगे, दो। लेकिन दोनों क्या होगा, विपरीत दिशा में। देखिए कैसे, आप लोग कभी ताला खोले हैं चाबी से, कैसे खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं कि नहीं, ऐसे। तो एक बल नीचे घुमाते, एक बल ऐसे, तो एक फोर्स यहाँ लग गया और एक फोर्स यहाँ लग गया। या कभी आप लोग बाइक तो चलाए ही हैं, स्टीयरिंग कैसे घुमाते हैं, यानी एक इधर तो एक इधर, दोनों दिशा भी उल्टा होता है कि नहीं। या आप कहीं भी देखते, कभी आप लोग ड्रिल किए हैं, छेद किए हैं, जो छेद करते तो हम लोग ऐसे घुमाते कि नहीं, तभी तो होता है कि नहीं। यानी एक फोर्स आप इधर से लगाए, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं। बस आपको देखिए, बल आघूर्ण और बल युग में दोनों अंतर है। जब घुमाने के लिए एक ही फोर्स का जरूरत पड़े तो बल, और जब घुमाने के लिए दो फोर्स का जरूरत पड़े, जैसे आपके एग्जाम्पल देखिए, नल को अगर आप खोलना, नल कैसे खोलते हैं, अब ये नहीं कि सर बटन की तरह दबा देते, वो वाला नल नहीं, गांव में जो नल होता है, नल कैसे खोलते हैं, दोनों घुमाते हैं, क्या एक उंगली से घुमा देते हैं हम लोग, दोनों घुमाते हैं। या ताला की चाबी खोलना हो, गाड़ी का स्टीयरिंग हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई बीच में एक सेंटर मान लेते हैं और यहाँ हम लोग दो फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं तो एक फोर्स इधर लगाते हैं, और तब ये कैसे घूमना शुरू कर देगा, गोल घूमना शुरू कर देगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल। और यहाँ जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ जो डी होगा, ये दोनों के बीच का दूरी होगा, यानी दोनों फोर्स के बीच का दूरी होगा बल। और यहाँ भी फॉर्मूला सेम ही है, एफ इंटू डी, बस लेकिन यहाँ डी बदल गया। डी क्या है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं। बाकी तो देख ही रहे हैं, क्या है, न्यूटन मीटर और
बस याद रखना है, जब किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाना हो और हमें एक ही बल लगाना हो तो हो गया बल आघूर्ण, और जब किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाना हो और हमें दो बल लगाना है लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या हो गया बल युग्म। क्लियर है ये पॉइंट? कंफ्यूजन किसी को? क्या हो गया? स्मॉल, ये फोर्स गलती से लिख दिया है, फोर्स हमेशा कैपिटल ए से होता है कि नहीं? मैंने लिखते लिखते प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ना, तो याद रखिएगा बल आघूर्ण क्या है और बल युग्म क्या है, यानी टॉर्क या फोर्स कपल। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बस अंतर क्या है, एक में एक बल कार्य करता है, एक में दो बल कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब जो हम लोग का टॉपिक शुरू होगा, क्या टाइम हो गया क्या, कितना बज रहा है? तो चलिए देखिए, सोमवार से हो सकता है आज आप लोगों का रूटीन बदल सकता है, सोम मंगल बुध शायद मेरा क्लास हो, और बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार वो इसलिए क्योंकि सोम मंगल बुध से जो है टीचर क्या दे शिक्षक का निकल रहा है, तो सोम मंगल बुध वो सर उनमें क्लास लेंगे। ठीक है, और बुधवार को आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। अब वो बुधवार उनका खत्म, क्यों सोम मंगल बुध मेरा हो गया ना, नहीं तो अभी टॉपिक दे रहे हैं। पूरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो हमको क्या क्या याद है, शुरू में कौन कौन सा टॉपिक था केमिस्ट्री में, है खत्म तो पूरा हुआ तो पता ही है। बस आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री तो छोटा ही है ना, फिजिकल केमिस्ट्री कॉपी है आप लोगों के पास? पीडी आप टॉपिक बताइए, शुरू से तीनों टॉपिक बताइए, 4 टॉपिक शुरू का। एक है पदार्थ की अवस्था, उसके बाद कौन सा है, शायद रुकिए 1 मिनट, शायद होगा इसमें, कल इसमें कहाँ पे दिया है? अब चलिए मिल ही जाएगा। कहाँ चला गया वो? देखिए यहाँ जो है ना, ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है, क्या देखिए ये सब एक एक लाइन का टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो अम्ल भस्म और लवण तक आप लोग लिख लीजिए, इतना आपको करके आना है। क्या चीज, क्या समझे? नेक्स्ट नहीं, अब जो बुधवार आएगा उस दिन, और याद रखिएगा 6:30 बजे से टेस्ट इसलिए शुरू हो जाएगा क्योंकि 8 बजे के बाद दूसरा क्लास हो जाता है। अगर उस दिन अगर आप लोग 6:30 बजे से लेट किए तो उसको समय कम मिलेगा, क्योंकि टेस्ट 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। और ये टॉपिक आपका कहाँ तक है, अम्ल भस्म और क्षार तक है, इसी सोमवार से। ठीक है, तो आप लोग देख के आइएगा। 50 क्वेश्चन क्या हुआ? 6 बजे कहना